राजस्थान का इतिहास एक परिचय पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इस छठा पार्ट है राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10th की बुक आई है, बहुत ही शानदार बुक है। इस पर रेगुलर वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ही साथ ही कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं निरंजन कुमार अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो शुरू करते हैं पार्ट 6 मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। तो इस वीडियो में मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। राव चूंडा 1394 से 1423 ईस्वी, राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी, राव जोधा 1438 से 1489 ईस्वी, राव मालदेव 1531 से 1562 ईस्वी, राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी, मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी एवं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी। यहाँ इनके बारे में डिटेल्स हम अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य स्थापित हुए। यानी राठौड़ों के जो राज्य स्थापित हुए वो राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में स्थापित हुए। अब देखिए, राठौड़ों की उत्पत्ति का जो विषय है वो विवादास्पद रहा है। तो यहाँ जो राठौड़ी की उत्पत्ति है उनके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो अलग अलग विद्वान कौन कौन से मत प्रतिपादित करते हैं इसको हम देख लेते हैं। देखिए, विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए जाते हैं या किए गए हैं। कुछ विद्वान इनको राठौड़ को हिरण्यकश्यप की संतान मानते हैं। तो पहला मत है कुछ विद्वानों का कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है। तो ये भी फैक्ट है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इनको बताया गया है राजा विश्वतमान के पुत्र राजा बृहदबल से उत्पन्न। तीसरा जो मत है वो दयालदास का है। दयालदास इन्हें सूर्यवंशी माना है या मानते हैं और इन्हें ब्राह्मण मल्लराव की संतान बताया है। तो दयालदास ने क्या मत दिया था कि राठौड़ सूर्यवंशी है और ये ब्राह्मण मल्लराव की संतान है। चौथा मत या नैन्सी ने दिया है। नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। नैन्सी ने मारवाड़ के जो राठौड़ है उनको कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। और जो पांचवा मत यहाँ पर कर्नल टोड का है। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो दयालदास और कर्नल टोड राठौड़ों को सूर्यवंशी मानते हैं। तो पांचों फैक्ट है, इनको आप ध्यान। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित अवश्य मानते हैं। यानी सभी विद्वान राठौड़ों को दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं और इनमें भी जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। अब यहाँ हम एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सीहा था, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। बिल्कुल फैक्ट है, आप याद रखें कि जोधपुर के राठौड़ों का जो मूल पुरुष था वो सीहा था, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। अब सिया केवल मारवाड़ के छोटे से भाग पाली के उत्तर और पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिया ने केवल पाली के उत्तर और पश्चिम में अपना राज्य स्थापित किया। सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो ये भी फैक्ट है। अब अध्ययन करेंगे राव चूंडा 1394 से 1423 ईस्वी। अपने साहस और कूटनीति से राव चूंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया
इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। ये पहला फैक्ट है कि राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार किया और मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद उसने आसपास के क्षेत्रों जैसे खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर अधिकार कर लिया। पूंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर 2-3 फैक्ट हैं जो आप याद रखें राव चुंडा संबंधित है कि राव चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया, पहला फैक्ट। ठीक है, और उसने कौन कौन से क्षेत्रों को जीता? खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर और नाडोल, इन पर अधिकार किया था। और इसकी जो हत्या हुई थी 1423 ईस्वी में, किसके द्वारा? पूंगल के भाटियों के द्वारा और धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया था। और इसकी पत्नी का नाम था चांद कंवर। और उसने क्या किया था? इसने चांद बावड़ी जोधपुर में बनवाई थी, चांद बावड़ी इसकी पत्नी चांद कंवर ने। तो यहाँ पर 4-5 फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राव रणवन 1427 से 1438 ईस्वी। रणवन अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया था। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया और रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भार मली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। तो रणमल जो है वो मारवाड़ छोड़ के चला गया था क्योंकि उसका छोटा भाई कान्हा ये मारवाड़ का शासक बन गया था। और यहाँ दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह ये करवाया था राणा लाखा के साथ। ठीक है, और इसकी शर्त यही थी कि हंसाबाई का पुत्री लाखा को उत्तराधिकारी होगा। और अपने भांजे मोकल इसका भांजा मोकल जब मेवाड़ महाराणा बना तो रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। अब रणमल की जो हत्या हुई वो 1438 ईस्वी में हुई और ये हत्या करवाई थी इसकी प्रेमिका भारमली ने और मेवाड़ी सामंतों के सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी थी 1438 ईस्वी में। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे राव जोधा के बारे में। देखिए, राव जोधा 1438 से 1489 ईस्वी। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। पहला फैक्ट तो यही है कि राव जोधा यह मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद, ऊपर बताया था मैंने आपको, रणमल की हत्या 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली ने करवा दी थी। तो उसकी हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। किसने? राव जोधा ने। और 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। मेवाड़ से सुलह करने के लिए राव जोधा ने क्या किया? उसने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से किया। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। ये भी फैक्ट है कि जोधपुर नगर बसाने वाले थे राव जोधा और उन्होंने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। नगर बसाने के साथ साथ राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया? चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। तो ये दूसरा फैक्ट आता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता राव जोधा था। और ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी के एक सेना को पराजित करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। ये भी एक फैक्ट बन जाता है कि राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को भी पराजित किया था। ठीक है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो ये भी अगला मत है, आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टरेट गौरीशंकर हीराचंद ओझा यह राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक मानते हैं। तो जोधपुर का पहला प्रतापी शासक मानने वाले कौन है? डॉक्टरेट गौरीशंकर हीराचंद ओझा है और वो राव जोधा को ही पहला प्रतापी शासक मानते हैं जोधपुर का। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे राव मालदेव 1531 से 1562 ईस्वी। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राव मालदेव ने जो खानवा का युद्ध चल रहा था उसमें राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय जो मारवाड़ का शासक था इसका पिता राव गांगा था।
तो ये भी आप फैक्ट याद रखें। उस समय इसका पिता राव गांगा मारवाड़ का शासक था, लेकिन राव मालदेव ने इस युद्ध में भाग लिया था। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान राव मालदेव ने राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। जब 1532 में बहादुर शाह का आक्रमण हुआ, उस समय राव मालदेव ने राणा विक्रमादित्य की सहायता की, और इसने 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने राव लूणकर्ण की पुत्री उमादेव से विवाह किया था। तो राव मालदेव का जो विवाह हुआ वो 1536 ईस्वी में हुआ। राव लूणकर्ण जो कि जैसलमेर के थे, तो जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री उमादेव से इनका विवाह हुआ, और उमादेव यह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रूठी रानी इनको क्यों कहा गया, इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हम जान लेते हैं। देखिए, इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर उमादेव का पिता राव लूणकर्ण मालदेव को मरवाना चाहता था, उसकी हत्या करवाना चाहता था, और इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी थी। और इस घटना के बाद मालदेव और उमादेव के संबंध बिगड़ गए थे, और उमादेव रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही, तारागढ़ दुर्ग में रही, और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। देखिए, 1542 ईस्वी में, यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 1542 ईस्वी में मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जेरसी पर आक्रमण कर दिया था। बीकानेर के राव जेरसी पर आक्रमण कर दिया था और उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। वीरमदेव और राव जेरसी शेरशाह की शरण में चले गए। अब क्या हुआ, जैसे ही राव मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जेरसी पर आक्रमण किया, उनके राज्यों पर अधिकार किया, तो वीरमदेव और राव जेरसी दोनों शेरशाह की शरण में चले गए थे। 1539 और 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों जब पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था, उस समय मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा था। ये भी फैक्ट याद रखें। और क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के बाद शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा, इसलिए उसने 1539 और 40 में जब शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा था। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए 1543 और 44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, क्योंकि हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा था। तो 1543 और 44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, और शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच में अविश्वास उत्पन्न कर दिया, और जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर मालदेव ने तो मैदान छोड़ दिया, मगर उसके सेनापति जैता और कुप्पा ने मोर्चा संभाला, और 15 जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया। तो इसके जो सेनापति थे जैता और कुप्पा, उन्होंने जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल में शेरशाह सूरी से युद्ध किया, और वहाँ वीरगति को प्राप्त हुए। अब उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने क्या कहा, देखो, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल में जब युद्ध हुआ था जनवरी 1544 में, जो कि जैता और कुप्पा जो राव मालदेव के सेनापति थे उनसे युद्ध हुआ था, उस समय जब जैता और कुप्पा वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब याद है कि शेरशाह की मृत्यु के बाद, शेरशाह की मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में, मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब शेरशाह की मृत्यु हो गई उसके बाद मालदेव ने कहाँ कहाँ अधिकार किया, पुनः अधिकार किया। तो ये फैक्ट याद रखना है, जोधपुर,
पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटरा, जालोर और मेड़ता। और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। इसके बाद अध्ययन करेंगे राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। देखिए, राव मालदेव ने क्या किया, अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। राव मालदेव ने अपना जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था राम, उससे अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। और जो दूसरा पुत्र था उदय सिंह, उससे भी राव मालदेव खुश नहीं था, अतः उसे अब भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो इसका तीसरा पुत्र था। यानी राव मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र को जो है उत्तराधिकारी बनाया, जिसका नाम था राव चंद्रसेन। ठीक है, अब क्या हुआ, चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह, इन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला गया। जो बड़ा भाई था इसका, या रामदेव का बड़ा राव मालदेव का जो बड़ा पुत्र था राम, ये 1564 में सहायता लेने के लिए अकबर के शरण में चला गया। और अकबर ने क्या किया, अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उस सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था 1564 ईस्वी में। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उस सेना ने जोधपुर पर 1564 ईस्वी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा में नागौर पहुंचा था, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव जब उसने देखा तो उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राज सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। तो यानी कि 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार चल रहा था अकबर का, तो चंद्रसेन भी वहां गया और चंद्रसेन ने सोचा कि मुझे जोधपुर प्राप्त हो जाएगा, इस आशा में गया। लेकिन वहां का क्या देखा उसने, अकबर का उसके भाइयों के प्रति, राम और उदय सिंह के प्रति झुकाव था। तो वहां से जो है चंद्रसेन आ गया। अकबर ने क्या किया, अकबर ने बीकानेर के जो राय सिंह है, बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अब क्या हुआ देखिए, 1500 यहाँ पढ़ेंगे भी, 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। पहली बार भादरा जून में रहकर मुगलों की फौजों का सामना किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। पहले भादरा जून, उसके बाद सिवाना में। ठीक है, सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग बहुत ही दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल, सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। यहाँ भी एक फैक्ट बनता है, तो जो चंद्रसेन के साथी थे रावल, सुखराज, सूजा और देवीदास थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। इसके बाद चंद्रसेन जो है रामपुरा के पहाड़ों में चला गया और यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि की। फिर भी चंद्रसेन हाथ नहीं आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से काणूजा के पहाड़ों में चला गया। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो सिवाना से निकलने के बाद चंद्रसेन कहाँ गया, पीपलोद और इसके बाद काणूजा के पहाड़ों में चला गया और वहां आसपास लूट खसोट प्रारंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ में इससे लोग अप्रसन्न हो गए। जैसे उसने लूटपाट खसोट की शुरू की, उससे वहां मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हुए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़ दिया और सिरोही के बाद फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। यानी कि जैसे उसने मारवाड़ छोड़ा, इसके बाद वो चला गया सिरोही के बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण ली। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु तक उसने ये संघर्ष जारी रखा। तो यहाँ पर जो है विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने
चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। बहुत ही अच्छा फैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। विश्वेश्वर नाथ रेव ने जो चंद्रसेन की तुलना की महाराणा प्रताप से की है, क्योंकि उसने भी मुगल शक्ति का सामना किया और पहाड़ों भटकने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की अंत तक, और इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मारवाड़ का जो प्रताप है वो चंद्रसेन को ही कहा जाता है, और विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। इसके बाद नेक्स्ट अध्ययन करेंगे मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी। 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा यानी सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र था। खालसा का अधीन था यानी सीधा केंद्र का अधीन था। और 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। ये फैक्ट याद रखें। यह चंद्रसेन का भाई था, कौन? उदय सिंह। और अकबर ने इसको जोधपुर का शासक नियुक्त किया था 1583 ईस्वी में, और ये चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसका नाम जगत गुसाई, इसका विवाह जहांगीर के साथ किया था। यह भी फैक्ट याद रखें। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था, और खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। और इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था। तो मोटा राजा उदय सिंह ने क्या किया, अकबर ने इसको 1583 ईस्वी में जो है मुगल की अधीनता स्वीकार की। उस समय इसको जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया। अब उदय सिंह ये चंद्रसेन का भाई था। इसने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई यानी जगत गुसाई का विवाह किया था जहांगीर के साथ, और जहांगीर के साथ विवाह करने के बाद खुर्रम जो है ये जहांगीर से की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। और जब ये विवाह हुआ तो इस अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। अब देखिए इसके बाद अध्ययन करेंगे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जो जन्म है 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। ये फैक्ट याद रखें। और अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। ये भी फैक्ट याद रखें कि जब जसवंत सिंह के पिता का स्वर्गवास हुआ उस समय जसवंत सिंह का विवाह था और ये बूंदी में थे। गज सिंह की मृत्यु के समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला था। वहां पहुंचने पर शाही तौर पर उसे टीका किया गया और खिलहत, जड़ाऊ, जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया, और इसी अवसर पर उसे राजा के खिताब तथा 4000 जात और सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी तो बादशाह ने आसोब ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया था। यानी कि उस समय महाराजा जसवंत सिंह की आयु थी 11 वर्ष। तो बादशाह ने क्या किया, आसोब ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब दे करके जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त कर दिया था। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। किसको? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को आगरा का प्रबंध सौंपा गया था 1645 ईस्वी में, और 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया था। अब क्या हुआ, उत्तराधिकारी युद्ध 1657-58 में उत्तराधिकारी युद्ध में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था। जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था औरंगजेब के साथ, तो इसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हो गई थी और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद और महत्वपूर्ण फैक्ट याद देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि जसवंत सिंह जैसे ही जोधपुर पहुंचा, उसकी रानी उदयपुर रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने ये कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजय लौटते हैं या वहां पर मर मिटते हैं, तो महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते, और यह कहकर उसने सती होने की तैयारी कर दी। तो उसकी जो उदयपुर रानी थी उसने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया था, और अंत में रानी की माँ ने उसे समझाया तो तब जाकर उसने द्वार खोले। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया था। 5 जनवरी 1659 में क्या हुआ, खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास हुआ, और उसके कारण उसने
जसवंत सिंह ने शाही डेरे को लूट लिया और जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह ने मध्यस्थता की और जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच जो मनमुटाव हुआ था वो कम करवा दिया था। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, इसके फलस्वरूप उसका मनसब पुनः बहाल कर दिया गया था 1659 ईस्वी में और उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया था। अब क्या 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण भेजा गया था। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध जो है शाइस्ता खां की सहायता के लिए भेजा गया था दक्षिणी भारत में, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसको नहीं मिली। 1673 ईस्वी में क्या हुआ, 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद रहने का आदेश दिया गया और जमरूद में 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। यानी 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया, वहाँ से उसे जमरूद भेजा गया और जमरूद में ही 28 नवंबर 1678 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जसवंत सिंह यह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में वहाँ जो विद्वान थे वो थे सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। मोहनोत नैन्सी उसका मंत्री था। मोहनोत नैन्सी जिसने कि नैन्सी ने नैन्सी ख्यात और मारवाड़ा परगना विगत ये लिखी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप याद रखें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा।